नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। युग करवट ने 2 दिन पहले एक खबर छापी थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो संगठन है, भाजपा के जो संगठन है और मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब उसमें उस खबर पे मुहर लगने वाली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। आज वह लखनऊ आ गए, अपना दौरा बीच में ही रद्द कर लखनऊ आ गए। कहा जा रहा है कि शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, ऐसा लगता है कि हमारी खबर पे मुहर लग रही है क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ आ गई है और आज शाम मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है। संभावना है कि 29 तारीख को मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जो मेरे पास जो खबर है। जी, हो सकता है कि आपकी खबर सही हो। और सभी को नमस्कार। एक्चुअली बीच में दौरा छोड़ के नहीं आई हैं, उनको आना था, वो मध्य प्रदेश में थी। तो और माननीय मुख्यमंत्री से उनका टाइम फिक्स हो गया है, मुलाकात होने जा रही है। असल में ये है कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि चुनावी मौसम है और चुनावी माहौल है और ये मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी दिन पहले होना था जो नहीं हो पा रहा था, लेकिन बीच में कई ऐसी घटनाएं हो गई जिसको लेके फिर ये लोग उसमें लग गए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और अच्छे चेहरे भी इस बार जो हैं मंत्रिमंडल में 6-7 शामिल होंगे। कहने को अगर कोई मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य मंत्री ना हटाया जाए तो भी अभी उत्तर प्रदेश में 6 मंत्री और बन सकते हैं। ये हमारे पास अभी उनकी संख्या बची हुई है। अगर एक को भी नहीं हटाएंगे तो 6 मंत्री हम बना सकते हैं। और मैं बता दूं 4 मंत्रियों का निधन हो चुका है कोरोना काल में, चेतन चौहान और ये हाल में विजय कौशिक। तो अभी कहा जा रहा है कि 6 या 8 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं अगर पुराने मंत्रियों को न हटाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पुराने कुछ मंत्री हटेंगे। संख्या शायद उनकी कुछ पहले जो 9 और 7 बताई जा रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 ही मंत्री हट सकते हैं। और नए मंत्रियों की शपथ की ये है कि शायद 10 से 12 लोग शपथ ले सकते हैं। उसमें कुछ 4 या 5 तो कैबिनेट होंगे, कुछ स्टेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे लाएंगे जिससे चुनाव में कम से कम जो है लाभ मिल सके। ब्राह्मणों को इसमें काफ़ी तरजीह दी जा सकती है कि क्योंकि देखिए आप विकास दुबे के मरने के बाद और जिससे इनकाउंटर्स हुए, उसके बाद फिर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, उसको लेके ब्राह्मण समाज बहुत नाराज़ भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि कई ब्राह्मण चेहरे जो हैं नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुछ ब्राह्मण चेहरे जो हैं वो हटेंगे भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मणों की जो है फिर बल्ले बल्ले होने वाली है। इस समय योगी मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री है, 9 स्वतंत्र मंत्री है और राज्य मंत्री स्वतंत्र राज्य मंत्री है और 22 राज्य मंत्री है। कुल 54 मंत्री है। इनमें से 4 मंत्रियों का कोरोना के दौरान निधन हो गया। सर, ये चर्चा चल रही है कि शायद जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनको फिर से यूपी में लाया जा रहा है, ये चर्चा है और योगी जी को शायद केंद्र में ले जाए। क्या जानकारी है सर? ना, मुझे शायद ये लगता नहीं ऐसा संभव होगा। एक तो कि कलराज मिश्रा जी बहुत बुजुर्ग भी हो गए हैं, 75 साल पार कर चुके हैं। 75 पार कर चुके हैं। तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रदेश की कमान दी जाएगी। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं पार्टी के, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी शायद उनको नहीं दी जा सकती मुख्यमंत्री की। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नर बदल जाए, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बना दिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी की जगह उनको मुख्यमंत्री बनाने का मुझे लगता नहीं कोई ऐसा शायद बीजेपी में मुझे लगता है कोई ऐसा विचार होगा। ये हो सकता है कहीं ना कहीं से खबरें चली हों। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए भट्टाचार्य जी, बहुत साफ सी बात है कि योगी जी को हटाना भी इतना आसान नहीं है। बाकी तो देखिए ये भाजपा है और जिसको चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इसको चाहे हटा दें। ये चर्चा चल रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड मॉडल इस्तेमाल किया जाए, जैसे वहाँ पे त्रिवेंद्र जी को हटा के और तीरथ जी को ला दिया गया, लेकिन वहाँ रावत हटा के रावत लाए गए। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है योगी हटा के योगी लाया जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं मुख्यमंत्री जी को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके खिलाफ एक अंदर खाने माहौल चल रहा है, तो इतना शायद उनकी घेराबंदी कर दी जाए ज़रूर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में ले जाने और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को फिर से यूपी में लाने की जो चर्चाएं चल रही है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। और जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई भी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि उत्तराखंड में हमने देखा कि किसी को जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनका नाम तक किसी बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। बात करते हैं इस दौरान जो परिवर्तन की जो चर्चाएं चल रही, इसमें दो नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक अरविंद शर्मा। अब जानते हैं अरविंद शर्मा कौन है। अरविंद शर्मा एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने वो रिटायर हो गए, उसके बाद वो राजनीति में आ गए। क्या है सर अरविंद शर्मा, इतना उनके चर्चा क्यों हो रही है? देखिए अरविंद शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत विश्वास पात्रों में हैं। वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हैं गुजरात काडर के आईएएस। और जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के थे, तब भी वो उनके साथ वहाँ सचिवालय में थे, उनके सचिव रहे, मुख्य सचिव रहे। और जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद वहाँ से 2014 के बाद ही वो पीएमओ में आ गए थे अरविंद शर्मा जी। और बहुत सी चीज़ें जो हैं नरपेंद्र मिश्रा जी और अरविंद शर्मा जी जो हैं उनके उससे चला करती थी। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा था कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि शायद कहीं दिल्ली से उनके सही तालमेल नहीं चल रहे हैं। लेकिन बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी हुई कि फिर उनको चाहते हुए भी केंद्र उनके खिलाफ या उनके बारे में कोई सोच नहीं बना पाया। लेकिन अरविंद शर्मा जी को ये बात तय है, ये लाया गया है, बहुत बड़ी योजना के तहत लाया गया है। और ये अरविंद शर्मा जी को जैसे वो आए, दूसरे दिन उनके बाद वहाँ से ज्वाइनिंग करा दी गई भारतीय जनता पार्टी रिटायरमेंट के बाद। पहले 2 साल उनके अभी थे सर्विस के, उनको वहाँ ज्वाइनिंग करा दी गई, एमएलसी बना दिया गया। और मुख्यमंत्री के बराबर वाली कोठी 4 कालिदास मार्ग, जो माननीय पहले रक्षा मंत्री जी की थी हमारे राजनाथ जी की, उनको वो कोठी दे दी गई है। 4 कालिदास मार्ग और 5 कालिदास मार्ग के बराबर कोठियाँ देना, किसी एमएलसी को आज तक कोई वो कोठी अलॉट नहीं हुई थी। तो जाहिर बात है भट्टाचार्य जी कि अरविंद शर्मा जी पीएमओ से टच में हैं, प्रधानमंत्री के निकट हैं, और जाहिर है कि जो कुछ भी होगा वो वहीं से होगा। अभी वो 2 दिन पहले दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे, और उसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हुई हैं फिर दोबारा से कि उनको अब शपथ दिलाई जाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, संभवतः गृह मंत्रालय दिया जाएगा। तो बहुत आप समझ लिया कि एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे माननीय मोदी जी। जी हाँ, प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं अरविंद शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में। सर ये भी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव क्षेत्र है वाराणसी, उसका इंचार्ज भी अरविंद शर्मा को ही बनाया गया था दोनों चुनाव में। और अभी जो पूर्वांचल में कोविड के जो मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा अरविंद शर्मा देख रहे हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, जितने भी जिले हैं, वहाँ के जो कोविड मैनेजमेंट है उसका पूरा जिम्मा अरविंद शर्मा देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं। और देखिए कि अरविंद शर्मा जी वहाँ लगातार संपर्क किए हुए थे, और उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड का दौरा किया, क्योंकि अरविंद शर्मा जी ने बहुत कुछ रिपोर्ट्स ऊपर दी थी, जिसके बाद जो है वहाँ से कहा गया, तब मुख्यमंत्री वहाँ बुंदेलखंड में गए। बुंदेलखंड में बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे कोविड को लेके और कई चीज़ों को लेके, तो इसलिए वहाँ पे संगठन की इतनी अच्छी, भाजपा की मामला ठीक नहीं चल रहा था उन्होंने। आप एक चीज़ और देखिए कि अरविंद शर्मा जी का आप कभी कभी देखना, ट्विटर देखना, ये टैग करेंगे, वो किसी का फ़ोटो लगाते नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी का आता है तो अपना सिर्फ उनका अपना नाम होता है अरविंद शर्मा, और नीचे एमएलसी, ना तो उसमें योगी जी की तस्वीर होती है ना किसी की होती है। तो बिल्कुल एक अलग से मामला है उनका। तो ये सर बीजेपी के सर्कल में ये चर्चा है कि अरविंद शर्मा दरअसल है तो अरविंद शर्मा, लेकिन मोदी के रूप में ही वो पूरे कामकाज को, हाँ ये मान लीजिए कि मोदी के दूत हैं, वो मोदी जी के दूत के रूप में काम करेंगे। और जाहिर है जब मोदी जी के दूत के रूप में काम करेंगे तो फिर किसकी मजाल है जो कुछ पत्ता हिल जाए। तो अब ये देखिए जब वो आ जाएंगे और शपथ ले लेंगे और मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी।
बहुत अच्छे तरीके से। तो आने योगी जी को हटाएंगे नहीं, हाँ। बल्कि इस तरह कर देंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी पावर्स में आ जाए, कुछ हो जाए, तो घेराबंदी तो आने वाले जो 6-7 महीने 8 महीने है उसमें हम फैसलों में कोई बहुत ही जिसको कहते हैं कोई विरोधाभास या कोई अलग तरह के फैसले दे सकते हैं। देखिए अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर हैगा कि कहीं ना कुछ ऐसा होगा कि जो बड़े चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कीमत पे देखिए 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, और जो मौजूदा स्थिति है उनको ये एहसास ये है कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे और भी कोरोना का मामला हो, उसको लेके जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल पहले बीजेपी के पक्ष में था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। सरकारी मशीनरी अब पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकारी मशीनरी क्या होता है कि जब चुनावी साल होते हैं तो वो हवा भाप लेती है किसकी हवा चल रही है, उसके बाद उसके तेवर बदल जाते हैं। अभी मैंने भी महसूस किया है कि पंचायत चुनाव के बाद अधिकारियों के तेवर बदल गए हैं, कहीं और जगह हाजिरियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक दूसरा नाम है केशव प्रसाद मौर्य। कहा जा रहा है कि उन्हें फिर से संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य दरअसल है तो बीजेपी में, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद से आए हैं और प्रखर जिसको राष्ट्रवादी या ओबीसी समाज से आते हैं। सर ये कहीं ओबीसी समाज को साथ लाने की, फिर जो कुछ पंचायत चुनाव या इससे पहले जो उपचुनाव हुए वहाँ पे जो अलग हुए थे, ऐसे कोई कोशिशें हो रही है बीजेपी से? देखिए पहले तो चर्चा एक ज़माने में ये थी कि शायद केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये शुरू में चर्चा चली थी। उसके बाद उनका हक भी बनता था क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया था, चुनाव में जिस तरह मेहनत करी थी, उनका बहुत रिजल्ट भी था। लेकिन फिर क्योंकि स्थितियाँ बदल गई और जिस तरह से ये चयन हुआ सभी को पता, तो अब सेकंड ये है कि वो एक प्रखर नेता तो हैं ही, अपने समाज में भी अच्छी उनकी पकड़ है। थर्ड ये है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के बहुत निकट हैं, और कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, बीच में कुछ नाराज़गी हो गई थी तो केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत नाराज़ हो गए थे, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उनको बुलाने के बाद समझाया था, फिर मामला बड़ा शांत हुआ था। ये सब जानते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सही तालमेल है ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो जाहिर है कि अब संगठन की कमान अगर उनको दे दी जाएगी, मौर्य जी को संगठन की कमान देना भी समझ लो एक तरीके से योगी जी को बड़ा झटका है। जी हाँ, मौर्य जी को अगर संगठन की कमान दे जाते हैं तो योगी जी के लिए ये झटका। सर आपने बात करी कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो उसमें ब्राह्मण समाज से आ सकते हैं, और अरविंद शर्मा भी ब्राह्मण है, तो जो एक चर्चाएं चल रही थी कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, कहीं उसको बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बहुत नाराज चल रहे थे, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे थे और चल रहे हैं अभी। अब देखिए आगे क्या होगा। तो उसमें कई हत्याएं हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लेके ब्राह्मण बहुत नाराज़ था। तो अरविंद शर्मा जी को शायद ये लाने के बाद डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, और क्योंकि जब आदमी का अपना मन बदलता है तो फिर वो आसानी से बिल्कुल बदला भी नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि अरविंद शर्मा जी या ब्राह्मण समाज को अगर लाएंगे तो देखिए कितना उसका लाभ मिलता है। जी हाँ, कितना लाभ मिलता है इसका बीजेपी को, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। आज राज्यपाल लखनऊ पहुंच गई है, शाम को मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, और इस मुलाकात में क्या बातें निकलती है इसको लेकर हम कल फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ और हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।